हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़कर आए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का प्रूव किया था। उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो टर्मिनोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हमने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा था, ऐसी कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा था। ठीक है, अब इसमें आगे का अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो ओम्स लॉ में हमने एक बात जो पढ़ी थी, तो क्या निकल के आया था ओम्स लॉ में, जो इम्पोर्टेंट था वो बात ये थी कि कोई भी कंडक्टर है अगर उसकी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टी को अनचेंज रखें, इन दिस केस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, उसके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो V इज इक्वल टू RI, देयरफॉर V अपॉन I इक्वल टू R, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज सेड टू बी, क्या कहते हैं इसको, इट इज सेड टू बी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V अपॉन I क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट है। अब इसके बिहाफ पर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ बिटवीन V एंड I, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसके बीच ग्राफ कीजिए। इसका मतलब क्या है कि V और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे जैसे V की वैल्यू इंक्रीज होगी I की वैल्यू इंक्रीज होगी, V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो I की वैल्यू डिक्रीज होगी, V 2 टाइम्स होगा तो I 2 टाइम्स, V 10 टाइम्स होगा तो I 10 टाइम्स। तो जितना जितना V का मान बढ़ेगा, V की वैल्यू बढ़ेगी, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है इसके बीच जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलने वाली है। द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये जो स्लोप है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, वो इसके रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, तो किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये इसके पैरेलल है तो ये तो डेल्टा V हो गया, इसके पैरेलल है तो डेल्टा I हो गया। इसमें अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा V और बेस का मतलब डेल्टा I, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इज सेड टू बी R। इसको क्या बोलते हैं हम, R बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस जो टेन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ में हमने इतनी बात पढ़ी थी। तो इस टाइप के जो सर्किट हैं जो जिसमें ओम्स लॉ का ऑब्वे हो रहा है, मतलब V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स V और I का रेशियो कांस्टेंट है, मीन्स उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो दीज टाइप ऑफ सर्किट आर सेड टू बी ओमिक सर्किट। तो ऐसे जो भी सर्किट हैं उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर सेड टू बी ओमिक सर्किट। क्या कहते हैं उनको, ओमिक सर्किट। तो ये ओमिक सर्किट हैं जो क्या काम करते हैं, इनको ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ऑब्वे करते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि जो सर्किट है उसमें अगर V और I के बीच में हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल V एंड I के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना मिलके कर्व्ड मिले। V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होकर कर्व्ड हो, V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर जिगजैग या कर्व है। इस टाइप में है। या एक और केस हो सकता है, तो वो केस क्या है कि एक लिमिट तक तो वो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद बेंड हो जाए। तो ऐसे जो भी हमने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं वो इससे डिफरेंट है। इसमें तो स्ट्रेट लाइन थी, इसमें क्या है, ये डिफरेंट है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक लास्ट अपन ने केस ले लिया था जिसमें एक लिमिट तक तो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इसकी स्ट्रेट जो लाइन है वो थोड़ा सा बेंड कर गई, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो दीज टाइप ऑफ सर्किट जिनमें ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है। तो वजह दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ओम्स लॉ जो था उसमें स्टेटमेंट था कि अगर सर्किट की फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज्ड है,
तो उसके लिए क्या होता है, सर्किट नहीं है कोई कंडक्टर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जब तक अनचेंज रहती हैं तो वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस वाले को अगर हम देख लेते हैं इस ग्राफ में, तो कोई हमने कंडक्टर लिया, उसमें v की वैल्यू बढ़ाई, i की वैल्यू इंक्रीज होती गई, तो एक लिमिट तक तो उसी रेशियो में रहा। ध्यान कीजिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक v को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने में मतलब वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, तो एनर्जी हो रही है। और सर्किट में कंडक्टर में एनर्जी क्या जाती है, और हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे ही राइज हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने शर्त लगाई है जो अनचेंज होनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी फिजिकल जो वैल्यू है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। बाकी जो सर्किट हैं उसमें भी ये है, तो ये जो सर्किट हैं तो ये जो हमने ड्रॉ किए हैं ये होते हैं किसी भी जो केमिकल कंपाउंड है, तो जो केमिकल्स हैं उनके लिए होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल है जो। लेकिन ये जो है वो किसके लिए है, ये है आपके सेमी कंडक्टर्स के लिए। तो दीज आर फॉर सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर जैसे आप वैसे आप डिटेल में पूरा पढ़ने वाले, डायोड और दूसरा हमने कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो डायोड या ट्रांजिस्टर अगर हम सेमीकंडक्टर में लेते हैं तो उनके लिए ऐसे ग्राफ मिलते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल्स लेते हैं तो उसके लिए ऐसे हमको ग्राफ मिलते हैं, और एक टेम्परेचर के बाद ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इन सारे के सारे केस में हमने क्या देखा है कि ये जो सर्किट है वो ओम के लॉ को डिसओबे कर रहे हैं। देन दीज टाइप ऑफ सर्किट आर सेड टू बी नॉन ओहमिक। ऐसे सर्किट्स को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सर्किट। तो दो टाइप के हमको सर्किट जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है उसमें ग्राफ, तो ओमिक सर्किट कहलाते हैं। जिसमें नहीं मिलती तो वो व्यापार ने क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं। लेकिन ये जो है वो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो पर्टिकुलर जगह कितना उसका रेसिस्टेंस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये जो रेसिस्टेंस है, दिस रेसिस्टेंस इज सेड टू बी डायनामिक रेसिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पर अलग है, कहीं इसका वैल्यू कम है और कहीं इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रेसिस्टेंस आर सेड टू बी डायनामिक, यानी अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे का काम देखते हैं इसमें। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसके ऊपर, ऑन रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की जो है उसके ऊपर उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, उसके बारे में अपने को यहाँ पर स्टडी करना है, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो किसी भी सबस्टेंस है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, तो कंडक्टर्स के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, तो ध्यान देंगे समझेंगे। हमने ओम्स लॉ को जब डिराइव किया था उसमें एक रिलेशन निकाला था, तो उसमें रेसिस्टेंस आर की वैल्यू जो आई थी हमारे पास ml/NE²A2। ठीक, इससे अगर रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो इक्वल टू RA/L है, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या बचा, m/NE²2। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, वेयर m इज इक्वल टू क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तो है m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसकी वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आता। बात आती है n पर, तो n इज सेड टू बी नंबर डेंसिटी, और टो है उसका तो मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी मीन रिलैक्सेशन टाइम है, और ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें मास अगर हम देखते हैं वो कांस्टेंट है, फिक्स है, और चार्ज है वो फिक्स है। अब ध्यान कीजिए, यानी टेम्परेचर कम करते हैं चाहे इंक्रीज करते हैं,
चाहे बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं, कुछ भी करते हैं तो ना तो मास बदलेगा ना चार्ज बदलेगा, ये तो फिक्स रहने वाले हैं। अब इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी कंडक्टर जो है, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मोशन करते हैं और अपने साथ चार्ज का कैरियर करते हैं, तो उनका जो नंबर्स होता है वो जनरली एक फिक्स नंबर रहता है। टेम्परेचर पर उसका कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आपके पास इंक्रीज होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं टो की। टो क्या चीज़ है? तो टो इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइजन करता है, आपस में भिड़ते हैं, आपस में टकराते हैं, तो एक से दूसरे तक जो टाइम लगता है, द टाइम इज सेड टू बी रिलैक्सेशन टाइम। और नंबर ऑफ जो कोलाइजन है, कोई भी नंबर, उसका एवरेज निकालते हैं तो होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब ध्यान कीजिए कि जैसे भी हमने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या? तो एक अपने स्टेटमेंट पढ़ा था 11th क्लास में, KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो हमने पढ़ा था VRMS। क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू कितनी थी? √3RT/m। इट मीन्स VRMS अगर हम बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता है? टेम्परेचर, जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके कैसी हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वेलोसिटी यहाँ पर हमने उसको VD बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कोई भी एवरेज वेलोसिटी, तो जिससे भी ड्रिफ्ट तो तब है जब हम पोटेंशियल लगाते हैं, वैसे उसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो टेम्परेचर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पहले धीरे धीरे जा रहे थे और टेम्परेचर बढ़ गया तो उनकी स्पीड बढ़ गई। तो टेम्परेचर से क्या हो जाता है? उनकी वेलोसिटी है जो, वो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब वेलोसिटी क्या होती है? बट वेलोसिटी VRMS कोई भी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रेशियो है। तो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। टाइम कैसा है? टाइम को हमने क्या लिया है? VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/2। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका जो टो की वैल्यू निकालेंगे तो टो इज प्रोपोर्शनल टू 1/VRMS। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यहाँ समझना, टेम्परेचर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गई, इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो गया? जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बट हियर रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/2। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ है तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसको हम चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/VRMS के। तो 1/VRMS, इट मीन्स प्रोपोर्शनल टू VRMS। VRMS का इन्वर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और VRMS कैसा है? तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो रिलेशन है, जो इसकी डिपेंडेंसी है, इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है? टेम्परेचर का। किसके ऊपर है? रेसिस्टिविटी के ऊपर। वो कैसा होता है? तो VRMS प्रोपोर्शनल टू √T और रिलैक्सेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/VRMS। तो रो इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता है? टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, रो सफिक्स में T, यानी किसी भी T टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी क्या होती है? रो 0, यानी 0 पर रेसिस्टिविटी 1 + α T - T0। तो ये T टेम्परेचर, ये 0 टेम्परेचर है। आप रो 0 किसको? रो
T0 भी लिख सकते हो। ठीक है, हियर ये तो रेसिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है एल्फा, तो एल्फा इज सेड टू बी प्रतिरोध ताप गुणांक, मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का क्या है, ये थर्मल कोफिशिएंट है। वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो एल्फा इक्वल टू तो रो टी माइनस रो जीरो अपॉन में रो जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। यूनिट निकालेंगे तो ऊपर तो रो, मतलब क्या हो गया ओम मीटर, नीचे रो ओम मीटर, तो ओम मीटर से ओम मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन केल्विन और 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो यूनिट होती है 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस होती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी पर क्या इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दूसरा इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसके इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स पर। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या हैं तो थोड़ा समझेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर चार्ज मूव करता है, चार्ज फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से उसके अंदर चार्ज मूव करता है। इंसुलेटर्स किसको कहते हैं, तो जिसके अंदर चार्ज मूव नहीं करता। तो क्यों मूव नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो जो चार्ज कैरियर है वो तो कंडक्टर है, और जिसमें चार्ज किसी भी तरीके से किसी भी केस में मूव नहीं कर सकता उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो सब्सटेंस होते हैं वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस है, इज मोर देन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट लेस देन विद कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की रेस्पेक्ट बहुत कम होती है, तो इंसुलेटर से तो थोड़ा ज़्यादा कंडक्टर अपना शो करते हैं, लेकिन कंडक्टर के रेस्पेक्ट में बहुत कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी बहुत कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, और कभी कभी स्पेशल केसेस में कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स। अब जनरली सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, इसी वजह से कोई कंडक्टेंस नहीं हो रहा है, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, और कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। अब इसके जो रेसिस्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में समझेंगे। तो कंसेप्ट वही है, किसी भी मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी रो कितनी होती है, m/n/e²2। इट मीन्स रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n/2, क्योंकि m और e तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। अब डिपेंडेंसी किस पर रहेगी, तो डिपेंडेंसी केवल दो चीज़ों पर रहेगी, n पर और टो पर। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके पास है ही नहीं, नेग्लेजिबल है, ना के समान है, बहुत कम है फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो आपस में क्या टकराएंगे, तो कोई रिलैक्सेशन टाइम उनका बहुत नेग्लेजिबल होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसका, किसी इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, उस केस में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनको एनर्जी मिलती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, वो एक्साइटेड होकर वहाँ से जंप कर जाएंगे, किससे, किसी एटम से, और एटम से जंप कर जाएंगे तो वो फ्री हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो उस केस में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, रैपिडली, बहुत तेजी से, लार्ज अमाउंट में बढ़ते हैं। अब ये बढ़ते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम में वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम पिछले टॉपिक में भी पढ़कर आए थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने तो धीरे धीरे जा रहे थे तो टाइम ज़्यादा ले रहे थे, अब तेज़ी से जाएंगे तो टाइम कम लेंगे, तो ये डिक्रीज होगा। लेकिन इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम, यानी इसका जो इफेक्ट है, इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम डिपेंड करती है, लेकिन इंक्रीज जो होते हैं वो रैपिडली होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो रो एन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टो के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
टो की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रो की वैल्यू इंक्रीज होगी इस इफेक्ट की वजह से, लेकिन एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इन दोनों में से किसका इफेक्ट ज़्यादा है, उसी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो एन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इनका अमाउंट बहुत लार्जर होता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू टो। होता टो का भी है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी सेमीकंडक्टर में रो जो है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी मटेरियल, इसका उल्टा हो गया कंडक्टर का, तो कंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती थी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर में रो की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो किसी भी मटेरियल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर वो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर है तो उसकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, धीरे धीरे घटने लगती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, हमने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, उसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसको गर्म किया, गर्म करते करते एक स्टेट तक ऐसा किया कि वो मेल्ट हो गया, तो पिघलने लगा, तो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव नहीं कर रहे थे, मूव करना शुरू कर देंगे तो अपने साथ चार्ज ले जाएंगे। तो पहले उसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, अब चार्ज फ्लो करने लगा, क्यों, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब इसकी जो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है उसको किस फॉर्मूले से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू इंक्रीज होती है, तो रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो ई की पावर, एक्सपोनेंशियल है तो जो ई की पावर एक्स उस टर्म में आ गया, तो ई की पावर होती है ई जी अपॉन में के टी। ये तो टी टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है, ये जीरो पर रेसिस्टिविटी है, बेसिक बात है। अब ई की पावर के ऊपर जो टर्म है उनके ऊपर बात करते हैं, तो ई जी इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, पढ़ा होगा आपने। तो जो सेम किसी भी मटेरियल में कौन कौन से बैंड होते हैं, कंडक्टिंग बैंड और उसके बैलेंस बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी होता है, डिफरेंस होता है, उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। के क्या है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो टी है वो इसका टी स्मॉल टी लगेगा यहाँ पर, तो टी क्या चीज़ है यहाँ पर, टी इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ता है तो रो की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्मल इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, एक रेसिस्टिविटी पर, किस पर, किसी भी मटेरियल के, चाहे वो इंसुलेटर है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, चाहे वो कंडक्टर। ठीक, थैंक यू।